नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण विषय के अध्ययन में एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और आज इस क्लास में हम 3 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, आरएएस परीक्षा हो, चाहे वो एसआई परीक्षा हो, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीएससी की परीक्षा हो, इन सभी में एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है इन टॉपिक से। और ये 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दूसरा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और तीसरा टॉपिक है ओजोन अपक्षय, जिसे ओजोन डिप्लीशन के रूप में भी हम जानते हैं। ओजोन डिप्लीशन के रूप में भी हम जानते हैं। तो सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ये जो टॉपिक केवल टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में वर्तमान विषय का एक समस्यात्मक मुद्दा भी है और ये समस्यात्मक मुद्दे लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाते हैं और वहाँ पर विभिन्न देशों द्वारा इन मंचों पर विचार किया जाता है कि इनको कैसे सुधारात्मक प्रक्रिया में हम लाएं और यह प्रक्रिया कैसे सुधारी जा सकती है, इन सभी पर विचार होता है। यही कारण है कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें, सबसे पहला जो टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम एक साथ समझेंगे तभी हम इसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे और जब हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। बहुत सारे स्टूडेंटों की एक समस्या यह है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव को वो क्या बोल देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। नहीं, ये दोनों अलग हैं, थोड़ा सा अंतर है इनमें। एक प्रश्न हमारे यहाँ एक दिमाग में आता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव हानिकारक प्रभाव है। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव हानिकारक प्रभाव नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग हानिकारक प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव तो एक लाभदायक प्रभाव है। देखो, इसको हम अच्छे से समझेंगे और इनको कंपैरिजन करते हुए हम समझेंगे। तो पहला जो टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक तरफ मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाऊंगा और दूसरी तरफ मैं दूसरे टॉपिक को क्लियर करूंगा जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में कहा जाता है विश्व उष्णता। विश्व उष्णता। धीरे धीरे इन टॉपिक को हम समझेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और विश्व उष्णता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम ग्रीन हाउस प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहले हम किसको समझेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव को। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज GHE की खोज 1824 में एक साइंटिस्ट थे जोसेफ फूरियर। जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी क्योंकि इन्होंने ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना दी थी। आप नोट्स भी बनाते रहो जिससे कि आप आसानी से इसको रिवाइज कर सको और धीरे धीरे हम इसको अच्छे से समझेंगे। जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की 1824 में और खोज इसलिए बताया जाता है क्योंकि इन्होंने ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना दी। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द, ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द किसने दिया? ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द आरेनियस ने दिया। आरेनियस के द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द दिया गया और यह शब्द दिया था 1896 में। 1896 में ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द दिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, आरेनियस ने 1896 में इस बात की घोषणा की
कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। उस समय घोषणा की है और यही बाद में कंसेप्ट विकसित हुआ ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर बात करें कि इस बात की घोषणा किसने की थी, तो ये की थी आरेनियस के द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी कि भविष्य में ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसों की सांद्रता में मात्रा में वृद्धि होगी तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, जिसके हानिकारक प्रभाव होंगे और वही आगे जाकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे हम बात करें आधुनिक ग्रीन हाउस निर्माता। आधुनिक ग्रीन हाउस निर्माता कौन है? यानी आप जो आधुनिक ग्रीन हाउस देखते हो वह है चार्ल्स लुसियन बोनापार्ट। चार्ल्स ल्यूसियन बोनापार्ट। चार्ल्स ल्यूसियन बोनापार्ट को आधुनिक ग्रीन हाउस निर्माण का श्रेय दिया जाता है। आधुनिक ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में यदि हम समझें तो आपने देखा होगा आपके आसपास कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में या किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या एग्रीकल्चर कॉलेज में एक प्लास्टिक के ग्रीन हाउस बने होते हैं और उनके अंदर पौधों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है और ऐसी फसलों को भी निर्मित किया जाता है जो कि उस समय नहीं हो रही होती हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों में वो ग्रीन हाउस में उन फसलों को हम निर्मित करते हैं और उनके उत्पादों को प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द 1938 में, ग्लोबल वार्मिंग शब्द 1938 में गाई कैलेंडर ने दिया। गाई कैलेंडर के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग शब्द दिया गया। तो दोस्तों अभी हमने केवल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज 1824 में जोसेफ फूरियर ने की थी, क्योंकि इन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या दी थी, संकल्पना दी थी, कंसेप्ट दिया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द आरेनियस के द्वारा दिया गया है और यह दिया था 1896 में। आधुनिक ग्रीन हाउस जो बनाया है उसके निर्माता हैं चार्ल्स ल्यूसियन बोनापार्ट। आरेनियस ने ही बताया था कि भविष्य में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता में वृद्धि होगी तो पृथ्वी के तापमान में अतिरिक्त वृद्धि होगी, जिसके नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे और वही कंसेप्ट आगे जाकर क्या बना, विश्व उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग शब्द गाई कैलेंडर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? गाई कैलेंडर के द्वारा दिया गया है। तो अभी हमने इतना समझा कि ये शब्द किसने दिया, ये कंसेप्ट किसने दिया, लेकिन अभी हमने ये पूरा नहीं समझा कि भाई वास्तव में ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इसको हम पूरा समझेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसी से हमें ये समझ में आएगा कि वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। सबसे पहले मैं समझाऊं आपको, तो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य। देखिए सूर्य है और ये हमारी अर्थ है। अर्थ, इस अर्थ के चारों ओर पाए जाते हैं वातावरण, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? पर्यावरण। पर्यावरण जिसे हम वायुमंडल भी कह रहे हैं और वातावरण भी कह रहे हैं। होता क्या है कि सूर्य से मान लीजिए 100% ऊर्जा पृथ्वी की ओर आई और पृथ्वी के वायुमंडल में होते हैं बादल प्लस वायुमंडलीय गैसें। बादल और वायुमंडलीय गैसें,
देखिए बादल और वायुमंडलीय गैसें 50% तापमान को कर लेती हैं अवशोषित, यानी 50% तापमान अवशोषित हो जाता है बादल और वायुमंडलीय गैसों के द्वारा। पृथ्वी पर कितना तापमान पहुंचता है? प्रकाश पहुंचता है 50% प्रकाश पहुंचता है। यहां पर हम दो स्थितियों के बारे में बात करें। केस नंबर वन कहता है कि यदि पृथ्वी के चारों ओर वातावरण नहीं होता और ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, तो क्या होता? अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का औसत ताप -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। इस पर विचार करो, क्या -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई जीवन संभव है? -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। तो हुआ क्या कि इस पृथ्वी के चारों ओर आ गया वातावरण। तो केस सेकंड, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, केस सेकंड कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हुआ? पृथ्वी का जो औसत ताप है वह हो गया +15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसत ताप है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, ध्रुवों पर कम होगा, भूमध्य रेखा की तरफ तापमान का मान बढ़ता चला जाएगा। कहीं पर 30 डिग्री, कहीं पर 40 डिग्री, कहीं पर 20, कहीं पर 10, कहीं पर 5, कहीं पर 1, कहीं पर माइनस में, और कहीं पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी तापमान होता है। लेकिन ओवरऑल एवरेज की बात करें तो एवरेज तापमान होता है +15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज तापमान होता है। और इस तापमान पर जीवन की कल्पना की जा सकती है, यानी इस तापमान पर जीवन संभव है। और यही कारण है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से यदि इस पृथ्वी पर जीवन संभव है तो ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। लेकिन अभी भी हमने ये नहीं समझा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। एक बार दोबारा समझिए कि मान लीजिए 100% विकिरण के रूप में ताप आता है पृथ्वी पर, 50% बादल और गैसों के द्वारा वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और जितने भी नाइट्रस ऑक्साइड है, इन गैसों के द्वारा 50% तापमान क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। और 50% तापमान क्या होता है? पृथ्वी पर पहुंचता है। इस पृथ्वी पर पहुंचने के बाद 25% ताप पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। 25% ताप अवशोषित कर लिया जाता है और केवल 25% ताप ही परावर्तित होता है। और यह परावर्तित होता है तो यहाँ मिलती है इसको ग्रीन हाउस गैस। क्या मिलती हैं? ग्रीन हाउस गैस। इन ग्रीन हाउस गैस के द्वारा अवरक्त किरणों के रूप में, इंफ्रारेड के रूप में यह तापमान पुनः पृथ्वी पर लौट कर आता है और पृथ्वी के एवरेज तापमान में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। और इस एवरेज तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी का औसत तापमान +15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और इस प्रभाव को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। दोबारा समझिए इसको कि सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर आना और पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तित होकर वायुमंडल में जाना और वायुमंडल से पुनः परावर्तित होकर पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि करने वाले प्रभाव को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। कैसे होता है इसको दोबारा समझो। यदि सूर्य से 100% ताप पृथ्वी पर आता है तो बादल और गैसें 50% ताप को अवशोषित कर लेती हैं। 50% ताप पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 25% ताप को अवशोषित कर लिया जाता है, 25% परावर्तित होता है और यह 25% जो परावर्तित होना ताप है अवरक्त किरण के रूप में पृथ्वी पर लौटता है, पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि कर देता है और उस औसत ताप में वृद्धि करने के कारण औसत तापमान हो जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो इस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। ये सारा खेल किसने खेला है? ग्रीन हाउस गैसों ने खेला है। खेल पूरा का पूरा किसने खेला है? ग्रीन हाउस गैसों ने खेला है। और वो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहली ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन दूसरी ग्रीन हाउस गैस है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन तीसरी ग्रीन हाउस गैस है, और उसके बाद अन्य गैसें हैं। उसके बाद कौन सी हैं? अन्य गैसें। ध्यान दीजिए, इन अन्य गैसों से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। 7% योगदान है, 60%, और 20% योगदान है मेथेन गैस का, और 14% योगदान है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, और अन्य गैसों में 6% योगदान होता है। और इन अन्य गैसों के अंतर्गत कौन कौन सी गैसों को सम्मिलित किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जल वाष्प। जल वाष्प ये पेपर में पूछा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी गैसों को अन्य गैसों में सम्मिलित किया जाता है। जल वाष्प को आप जरूर याद रखें, पेपर में पूछा जाता है, कहीं गलती ना हो जाए। तो जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक लाभदायक प्रभाव है। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव एक लाभदायक प्रभाव है। देखिए दोबारा समझो इसको। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश 100% पृथ्वी की ओर आया, 50% बादल और गैसों ने अवशोषित किया, 50% पृथ्वी पर आया, 25% अवशोषित हुआ, और 25% गया ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवरक्तकरण के रूप में तापमान आया, औसत ताप में वृद्धि कर दी, और औसत ताप बन गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत ताप का निर्माण होता है। और यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस पूछा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। दूसरे नंबर पर ग्रीन हाउस गैस है मेथेन। तीसरी कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अन्य गैस में जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनको गिना जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस प्रभाव में 60% योगदान, मेथेन का 20% योगदान, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% योगदान, और अन्य गैसों का 6% योगदान ग्रीन हाउस प्रभाव में पाया जाता है। लेकिन सन 1700 से 1800 के बीच मानवीय कुछ क्रियाकलाप बढ़े और औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। इस औद्योगिक क्रांति के विकास के कारण लगातार आज तक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि हुई। और इस अतिरिक्त वृद्धि के 3 कारण माने जाते हैं। पहला कारण है जीवाश्मीय ईंधन का जलना। जीवाश्मीय ईंधन का जलना। दूसरा कारण है वनों का विनाश। दूसरा कारण कौन सा है? वनों का विनाश। तीसरा कारण है पशुधन के लिए खेती। पशुधन के लिए खेती। इन कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि हुई है। और इस अतिरिक्त वृद्धि के कारण हानिकारक प्रभाव देखे गए हैं। और इस हानिकारक प्रभाव को ही कहा जाता है विश्व उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये हानिकारक प्रभाव पूरे विश्व में देखे गए हैं। वह हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं? अगर इन हानिकारक प्रभावों के बारे में चर्चा करें तो यह हानिकारक प्रभाव हैं ध्रुवों की बर्फ पिघलने से, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। देखो दोस्तों, आप लगातार आए दिन ऐसा पढ़ते रहते हो कि वह द्वीप डूबने वाला है, भारत का मुंबई शहर में पानी घुसने वाला है, इटली का वेनिस शहर है वह डूबने वाला है, वहाँ पर पानी है। धीरे धीरे कई देशों पर
आने वाले भविष्य में डूबने का खतरा मंडरा रहा है, तो उसका कारण है कि इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में अतिरिक्त वृद्धि हुई है। केवल 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है और उसके कारण पृथ्वी पर कई सारे देशों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। और यह खतरा इतना ज़्यादा है कि भाई एक विचार विमर्श करने की जरूरत है, क्योंकि इसका कारण कोई एक देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं। तो इस पर यदि विचार किया जाएगा तभी इस समस्या को समाधान किया जा सकता है। यही कारण है कि वैश्विक मंच पर इस बात को हमेशा उठाया जाता है। दूसरी बात करें तो जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन, देखिए जहां पर बारिश होनी थी वहां पर अब बारिशों की मात्रा में कमी आ गई है, और जहां पर कम बारिश होती थी वहां पर बारिश ज़्यादा होने लग गई है। जहां पर जलवायु परिवर्तित हो रही है वहां पर कृषि भी बदल जाती है, कीटनाशकों की जैविक क्रियाकलाप भी बदल जाते हैं, जिसके कारण हमारी कृषि पर, उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, मानव के दैनिक जीवन पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तीसरा है उत्पादकता में कमी, यानी कि जलवायु में परिवर्तन के कारण फसल चक्र बदल जाता है, और फसल चक्र बदलने के कारण उत्पादकता में क्या होती है, कमी होती है। चौथा है मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव भी देखे जाते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ते हैं तो लोग एसी की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ठंडी चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग मुख्य बढ़ रही है। क्योंकि जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में जा रहा है, और वायुमंडल में जाने के कारण वहाँ पर ये अपना प्रभाव दर्शा रहा है, और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ये सारे नेगेटिव इफेक्ट दोबारा से हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो मैं बात करूँ ग्लोबल वार्मिंग की हम परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि से होने वाले ताप में अतिरिक्त वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग एक हानिकारक प्रभाव है, जबकि ग्रीन हाउस प्रभाव एक लाभदायक प्रभाव है, जिसके सकारात्मक प्रभाव हमारे मानव जीवन पर देखने को मिलते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो वहाँ पर हमारी पृथ्वी पर मानव जीवन भी नहीं होता। तो अगर हम एक बार रिवाइज करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं। और यह अतिरिक्त वृद्धि क्यों हो रही है, जीवाश्मी ईंधन का जलना यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, प्राकृतिक गैसों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड लगभग ऐसा माना जाता है कि 90% इनके द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ रही है। दूसरा, वनों का विनाश। देखिए पृथ्वी पर धीरे धीरे वन कम हो रहे हैं, और वन जो आपने देखा होगा कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। जब वन ही कम हो जाएंगे, पेड़ों की मात्रा ही कम हो जाएगी, तो फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन करेगा और ऑक्सीजन को देगा कौन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि हमें पेड़ लगाने की बहुत आवश्यकता है। यदि हम पेड़ लगाएंगे तो हम वातावरण को और इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से भी हम बचे रह सकते हैं। पशुधन के लिए खेती यानी खेती की जाती है, तो खेती के लिए जंगलों का विनाश किया जाता है, और जंगलों के विनाश से खेत के लिए जगह बनाई जाती है, और वहाँ पर ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो कि उतनी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं कर पाते जब पहले वहाँ पर जंगल अवशोषित कर रहे थे, प्राकृतिक वनस्पति अवशोषित कर रही थी, जिसका नकारात्मक प्रभाव भी हमें दिखाई देने लगता है। ग्रीन हाउस प्रभाव की ग्लोबल वार्मिंग से ध्रुवों की बर्फ लगातार पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे बहुत सारे देशों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वैश्विक समस्या पूरी दुनिया के सामने रखी जाती है कि भाई छोटे देश बड़े देशों से गुहार लगाते हैं कि आप कैसे भी प्रयास कीजिए जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। जलवायु में परिवर्तन आ गया है, उत्पादकता में कमी आ गई है। देखिए जलवायु परिवर्तन से हम ये समझते हैं कि देखिए अब हम उत्तराखंड में, हिमाचल में लगातार बारिश को होते हुए देख रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, जिसके द्वारा बाढ़, स्लाइडिंग होती है, और बहुत सारे घर विनाश हो रहा है, मनुष्य जीवन भी तबाह हो रहा है। तो ये सब किसका प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि की क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा है,
और फसल चक्र बदल रहा है जिसके कारण उत्पादकता में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और मानव जीवन पर भी क्या पड़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने दोस्तों समझा कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक सकारात्मक प्रभाव है जबकि ग्लोबल वार्मिंग एक नकारात्मक प्रभाव है। तो यहाँ पर आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और आगे हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन के बारे में। तो अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है जिसको हम आज इस क्लास में पूरा कराएंगे वह है ओजोन अपक्षय। तीसरा टॉपिक है जिसे हम पूरा कराएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक कंपैरिजन के द्वारा जब समझाया है तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा और ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जिससे ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस पूरे कंसेप्ट को आप क्लियर करें और निश्चिंत होकर पढ़ें, आपकी पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं होगा और जितने भी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं उनको आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो एनवायरनमेंट के जितने भी क्लासेज हैं उनको ज़रूर अटेंड करें और कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी मिलेगी। अगला जो टॉपिक है वह है ओजोन। तीसरा टॉपिक है ओजोन अपक्षय। ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन। देखिए सबसे पहले हम कुछ ओजोन के बारे में जानना चाहेंगे। ओजोन परत, ओजोन परत समताप मंडल की निचली परत है। पहला क्वेश्चन क्लियर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है जिसे परीक्षा में स्ट्रेटो स्फीयर के नाम से भी देते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। इसकी ऊंचाई लगभग 12 से 50 किलोमीटर है। 12 से 50 किलोमीटर तक लगभग इसकी ऊंचाई पाई जाती है। 30 किलोमीटर तक भी होती है। तो निचली परत में ओजोन परत जो है वह पाई जाती है, समताप मंडल की निचली परत होती है। ओजोन परत की खोज 1913 में, देखिए खोजा उससे ज़्यादा जो खो गया हो लेकिन खोई नहीं थी। ओजोन परत के बारे में जानकारी ऐसे याद करें, खोज या जानकारी। ओजोन परत के बारे में खोज या जानकारी सबसे पहले 1913 में फेबरी चार्ल्स और हेनरी बोसोन ने दी थी। फेबरी चार्ल्स और हेनरी बोसोन ने दी। ओजोन छिद्र खोजा जोसेफ फोरमैन ने। जोसेफ फोरमैन ने 1985 में ओजोन छिद्र की खोज की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओजोन छिद्र कहाँ खोजा गया सबसे पहले? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र सबसे पहले खोजा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई को डॉबसन यूनिट में मापा जाता है। डी, स्मॉल डी और कैपिटल बी, ये याद रखें। स्मॉल डी और कैपिटल बी डॉबसन यूनिट में मापा जाता है। यह परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। आगे हम बात करें
ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण, ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण, ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण है CFC, जिसे कहते हैं क्लोरो फ्लोरोकार्बन। इसका फॉर्मूला है CF2Cl2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला है CF2Cl2। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन अग्निशमन यंत्र, रेफ्रिजरेटर और ठंडा करने वाले रासायनिक पदार्थ, उन सभी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण ओजोन छिद्र दिखाई देता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। संकट मोचक अनुमान है ये, पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। तो एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा ओजोन परत समताप मंडल की निचली परत है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर नाम से भी हम जानते हैं। ओजोन परत के बारे में जानकारी या खोज 1913 में फेबरी चार्ल्स और हेनरी बोसोन ने दी। ओजोन छिद्र को सबसे पहले किसने खोजा था? जोसेफ फोरमैन ने खोजा था। ऐसे याद रखें, फोरमैन, 4 उंगलियां, ठीक है, मैन की 4 उंगलियां ओजोन छिद्र कर देंगी, ठीक है। तो फोरमैन, जोसेफ फोरमैन ने 1985 में ओजोन छिद्र को खोजा, ओजोन छिद्र के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में ओजोन छिद्र खोजा गया। ओजोन परत की मोटाई को डॉबसन यूनिट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डॉबसन यूनिट में मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। डॉबसन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। अगर हम बात करें ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण है और इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता कहाँ से? अग्निशमन यंत्र से, रेफ्रिजरेटर से सबसे ज़्यादा होता है, AC से होता है और ठंडा करने वाले जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं वहाँ से होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, अब हम इसको समझेंगे कि वह कैसे रक्षा करती हैं और ओजोन छिद्र होने का कारण क्या है। तो उस सभी कारणों के बारे में विचार करेंगे और पता करेंगे कि ओजोन परत की मोटाई में कमी क्यों हुई और इस कमी के प्रभाव हमें क्या दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब सामान्य स्थिति होती है, सामान्य स्थिति होती है, देखिए समताप मंडल में ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन गैस से परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में मिलकर ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। सामान्य स्थिति में ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन गैस से पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में मिलकर ओजोन गैस का निर्माण करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ देती हैं और यह फिर ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन गैस से मिलकर ओजोन परत का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यह ओजोन परत कम तरंग दैर्ध्य वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। एक पेपर में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया? निम्न में से
निम्न में से सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरण कौन सी है? अल्ट्रावायलेट रेज ए, अल्ट्रावायलेट रेज बी, तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज सी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप हमेशा याद रखें, जब कभी ऐसे प्रश्न का सामना करें तो जितने भी ABCD बढ़ते चले जाएंगे उसी के हिसाब से यह इसकी हानिकारक प्रभाव भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अल्ट्रावायलेट रेज सी। लेकिन NCERT की किताबों में अल्ट्रावायलेट रेज बी तक ही समझाया गया है, तो हम ये समझेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेज ए जो है वो उतना हानिकारक प्रभाव नहीं दर्शाती, अल्ट्रावायलेट रेज बी हानिकारक प्रभाव दर्शाती है। और जब ये अल्ट्रावायलेट रेज बी पृथ्वी पर आ जाती है तो ये दो काम करती है। एक तो त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर बनाती है, और दूसरा हिम अंधता यानी कि आंखों पर यह प्रभाव दिखाती है, जिसके कारण व्यक्ति को दिखना क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसको दिखना बंद हो जाता है, धीरे धीरे उसको दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हिम अंधता और त्वचा कैंसर को ये उत्पन्न करती है। ऐसा होता कैसे है? देखिए क्या होता है कि ओजोन गैस क्रिया करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जिसमें होती है क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन परमाणु, और यह क्लोरीन परमाणु OCl मुक्त मूलक में बदल जाते हैं और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं, और OCl मुक्त मूलक दोनों क्रिया करके बना देते हैं ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन। तो ध्यान दें कि क्लोरीन गैस पहले भी है और क्लोरीन गैस बाद में भी है। पहले ओजोन है और वह ओजोन किस में बदल दी गई है, बाद में ऑक्सीजन में बदल दी गई है, और धीरे धीरे ओजोन की परत की मोटाई में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं। और इनका सबसे पहला जो प्रभाव दिखाई देता है वह त्वचा कैंसर दिखाई देता है, और इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमें दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कि ओजोन डिप्लीशन के नकारात्मक प्रभाव और कौन कौन से हैं, नकारात्मक प्रभाव और कौन कौन से हैं, तो देखिए ओजोन डिप्लीशन, ओजोन परत की पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी पर आएंगी तो ताप में अतिरिक्त वृद्धि होगी, और ताप में अतिरिक्त वृद्धि होगी तो यह ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाती है, क्या होती है, बढ़ाती है। जितने भी नेगेटिव इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के हैं वो सारे के सारे इफेक्ट किसके कारण हो जाते हैं, ओजोन डिप्लीशन के कारण हो जाते हैं। और दूसरा, ओजोन परत में कमी से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने के कारण त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, मोतियाबिंद हिम अंधता की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जिसके नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर दिखाई देते हैं। एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। देखिए सामान्य स्थिति में ऑक्सीजन परमाणु में तोड़ती है पराबैंगनी किरण, और इसी पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन गैस से मिलकर ओजोन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है, जिससे ओजोन परत बनती है। अगर अब बात करें, ओजोन गैस को क्लोरीन गैस से क्रिया करते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आ रही है क्लोरीन गैस, और यह क्लोरीन गैस इसको OCl मुक्त मूलक में बदल देती है और ऑक्सीजन गैस में बदल देती है, और दो OCl मुक्त मूलक आपस में क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनती है और क्लोरीन गैस बन जाती है। तो पहले क्लोरीन है, बाद में भी क्लोरीन है, लेकिन पहले ओजोन थी, बाद में ऑक्सीजन में बदल जाती है, जिसके कारण मोटाई में कमी होती है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं और आने के कारण स्किन कैंसर बनाती हैं, हिम अंधता बनाती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के जितने भी इफेक्ट हैं उसको प्रदर्शित करती हैं, तापमान में अतिरिक्त क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1994 में 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में घोषित किया गया है।
ओजोन संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को जानते हैं। तो यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1994 में 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ओजोन संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस या ओजोन अपक्षय दिवस के रूप में इसको जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ओजोन अपक्षय की मोटाई में कमी के ऊपर यह चिंता व्यक्त की गई, सभी देशों को इस समस्या से अवगत कराया गया और 1987 में, इसको याद रखेंगे, 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक संधि को लागू किया गया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अपक्षय से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षय से संबंधित है। यह पेपर में पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षय से संबंधित है। और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो संधि है वो 1989 में लागू हुई। आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब? 1987 में। और लागू कब हुआ? 1989 में। किस बात से संबंधित है? यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अपक्षय में यानी ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस या ओजोन अपक्षय दिवस या ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? 1994 से मनाया जा रहा है। और 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 3 टॉपिकों को आपको अच्छे से क्लियर कराया। आशा करता हूं कि उसी तरह से आपको समझ में आया होगा जैसे आप एक ऑफलाइन क्लास अपने घर पर ले रहे हो। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी नए पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और इस क्लास को यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, यदि इन टॉपिक से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर लोगे और आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते रहिए और सबसे बढ़िया बात यह है स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और इसी तरह से लगातार अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहो और आप आने वाली परीक्षाओं में सफल हों, ऐसी मैं कामना करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।